खड़ा किया 5 ml या 10 ml, या we have the dairy farm in Ashmukam with some 80 to 100 animals now, है ना? तो आपने उतना बड़ा यूनिट, एंड नाउ अनदर प्रोजेक्ट हैज बीन सैंक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें अब उनको 30 यूनिट्स खड़े करने हैं, 200 कैटल यूनिट्स, 200 हेड्स का 30 यूनिट्स। तो अब उतने बड़े का अगर प्रोसेस, या इवन यू हैव द 50 एनिमल्स और फिर आपने प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाया उसके साथ, तो फिर आपका वो नुकसान में चले जाओगे। ठीक है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो नज़र कहाँ होनी चाहिए, हाउ टू ग्रो द वेल्थ, इजंट इट? तो यहाँ पर हम हमारा वहाँ डेयरी फार्म, वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ तक हमारा एक कैरियर सिस्टम होता है, कश्मीरी में रेडी उसको कहते हैं, रीड कहते हैं, तो उसमें हम लाते हैं क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम रहती है, तो ख़राब होने का वो मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ से एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है कि यहाँ वो वाली रेडी या वो उसमें बाहर ही जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ वो डर्ट और वगैरह नहीं लाना चाहते, तो यहाँ से हम उनको रिसीव करते हैं। इसके बाद हमारा एक पे रिसीव करने के बाद उसमें सैंपल्स लिए जाते हैं प्लेटफॉर्म टेस्ट के लिए, तो कुछ प्लेटफॉर्म टेस्ट जैसे क्लोराडॉन बाइंडिंग वगैरह, तो उसके साथ साथ हमारा एक मिल्क एनालाइजर भी है। यूजुअली डेली तो ये नहीं होता है, लेकिन कुछ डेज के बाद हम करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या है, जहाँ पर फैट, सॉल्ट नॉट फैट, प्रोटीन, लैक्टोज वगैरह वो चेक किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चेक करने के बाद, इंश्योर करने के बाद कि हमारा मिल्क वहाँ से सेफ आ गया है, तो हम यहाँ से मिल्क निकालें। क्योंकि आपको डॉक्टर साहब ने बोला होगा, हम मिल्क को वैसे नहीं देखते हैं कि कितने लीटर्स, हम देखते हैं इसमें वेट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर वेट किया जाता है, ये बैलेंस है उसके लिए। उसके बाद यहाँ से वेट करने के बाद हम यहाँ स्टोरेज टैंक है, इसमें स्टोर होता है, तो उसके बाद दिस इज द स्टोरेज टैंक वेयर यू स्टोर द मिल्क। और क्योंकि आपको जैसे प्रोसेस पहले वहां से लाएंगे, फिर स्टोर करेंगे, देन इट गोज इनटू द अनदर सिस्टम, यू मे हैव टू वेट फॉर सम टाइम एज पास्चराइजेशन एरिया। जैसे प्लेट हीट एक्सचेंजर, ये प्लेट हीट एक्सचेंजर जिसके थ्रू मिल्क जाता है और इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाया जाता है, जो आपने पढ़ा भी होगा, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स और 72 डिग्री सेल्सियस और 15 सेकेंड। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ पर आपका जो भी उसमें इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और उसके बाद मिल्क आपका सेफ हो जाता है फॉर कंजम्पशन। एंड फ्रॉम दिस यहाँ पर एक कैपेसिटी होती है लिमिटेड, तो यहाँ से मिल्क रिलीज करना पड़ता है बैच। ठीक है, एक साथ नहीं हो सकता, इसकी जो कैपेसिटी है टैंक की वो 300 लीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर वो बैच वाइज आ जाता है, इसलिए स्टोरेज टैंक का जो है ऑन एंड ऑफ सिस्टम होता है, जहाँ से आप वो कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर उतने में ही यहाँ पर ऑन करना है, फिर उसके बाद उसकी बंद कर देना है, ताकि इतना ही 300 लीटर्स की कैपेसिटी है। उसके बाद आप प्लेट हीट एक्सचेंजर के थ्रू ये पहुँच जाता है, वहाँ से ऊपर से जाके ऊपर एक और टैंक में, इसकी और उसकी कैपेसिटी सेम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिलीज होने के बाद वो उस टैंक में जाएगा उतने ही 300 लीटर्स, वहाँ से भी, वहाँ पर भी एक प्लग ऑफ और ऑन होता है कि कब हमें रिक्वायर्ड होता है। वहाँ से आने के बाद ये पैकेजिंग सिस्टम है इसका। ठीक है, यहाँ से पैक होता है। ठीक है, तो ये पैकेजिंग करने के बाद हमारा एक ये है कोल्ड स्टोरेज यूनिट, दिस इज कोल्ड स्टोरेज यूनिट, जिसमें 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हालांकि रेगुलेट कर सकते हैं इसको, हम माइनस में भी कर सकते हैं, बट यूजुअली वी कीप इट एट 4 डिग्री चिलिंग टेम्परेचर पे करते हैं, फ्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं उसको स्टोर, क्योंकि जिसको हम फीड प्रोसेसिंग प्लांट बोलते हैं, यहाँ हम फीड जो है कंपोजिट फीड जो बनाते हैं वो कैटल के लिए बनाते हैं, शीप के लिए बनाते हैं और रैबिट के लिए भी बनाते हैं, डिपेंड्स अपॉन डिमांड का इसकी हमें आती है। तो जो भी मैंने पहले बोला, जो हमारे यूनिवर्सिटी के यूनिट्स हैं, जैसे KVKs हैं, शीप रिसर्च स्टेशन है, उनको हम यहाँ से सप्लाई, बिसाइड्स हम प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी सप्लाई करते हैं, जिनसे हमारा बहुत अच्छा फीडबैक आया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम जो
कुछ यहाँ जो एनिमल हस्बेंड्री का रैबिट फार्म चल रहा है, उनकी भी डिमांड आई थी हमारे पास और उनको भी हमने 1-2 बार सप्लाई किया है। शीप का तो चलता ही रहता है, उनका पैलेट साइज़ अलग अलग रहता है, शीप का अलग रहता है और कैटल का अलग रहता है। इसका स्टेज क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, हम इस वक्त मिल्किंग एनिमल को प्रोवाइड करते हैं 4.5 kg कंसनट्रेट जो फीड है उसको कंसनट्रेट बोलते हैं, 4.5 kg। और ड्राई एनिमल जो हमारे हैं जिसमें हीपर्स वगैरह हैं तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं 2.5 kg। और जो हमारा यंग स्टॉक है, यंग स्टॉक उसको हम 1 kg पर डे प्रोवाइड करते हैं। 2 शिफ्ट में ये देते हैं लेकिन मैं पर डे का कह रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा एंड प्रोडक्ट निकल जाता है पैलेट फार्म। This is the proper size कैटल पैलेट के लिए। प्लांट्स मुतलिक अस नश तुम ट्रेनिंग मे बूज डॉक्टर साहब नश कि अत मे प्रोग्रेसिव फार्मर बाकी स्टूडेंट तह डिफरेंट यह अत मे बेसिकली प्रोग्रेसिव फार्मर तुम वो कि अगर डेयरी फार्म त्रो अस कट इकनॉमिकली हेको बेनिफिशियल ये सस्टेन कट तथ मे कंपोनेंट डिजीज कंपोनेंट डिजीज कंपोनेंटस मज डिजीज इफेक्ट कर मे वो लास्ट टाइम वीसी सबन कोर्म शेयर तुम यकीम सुन तुहद इंटरव्यू वीसी सबन कोर्म शेयर सह वो मे चोन इंटरव्यू सोरे कह वन मे लैंड कम मे दिव सा लैंड मे बूझ सोरे मगर ये डेयरी फार्म चलान तुम कंपोनेंट डिजीज रिलेटेड तुम वैक्सीनेशन तक तुम दवा दिवान कर प्रोफाइलैक्टिक गो तुम वैक्सीनेशन कर मगर अगर तुम पूरे ग्लोबस मज वो ना पूरे ग्लोबस में डेयरी इंडस्ट्री में तम डिजीज इकनॉमिकली इंपॉर्टेंट तुम सब क्लिनिकल डिजीज नॉट क्लिनिकल डिजीज। सब क्लिनिकल डिजीज में सब क्लिनिकल मेस्टाइट्स एंड सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइट्स अम पूरे तुम वो इंडिया में तुम गो यूरोप तुम गो ऑस्ट्रेलिया तुम गो US तुम गो कुछ जाए तक पॉलिसी अगर कहीं सब क्लिनिकल डिजीज है कुछ डेयरी फार्म या इसराइलस मज तक ऑल इन ऑल तक कल मगर ये फार्मर हे तूत एफोर्ड कर अगर तमिस थन मेस्टाइट क्रॉनिक मेस्टाइट ब्लॉक तह वल सा 3 थन बहुत नेरान मगर ओवरऑल अगर इकनॉमिक्स करो ना कैलकुलेट सह घाटस मज मगर कर डेयरी फार्मर्स कह वो वो अत मज क्या कर ये तुम डेयरी फार्म तुम त्रोम डेयरी फार्म ये त्रोव ना तुम कर पन एनिमल यूजली स्क्रीन यू हैव टू स्क्रीन योर एटलीस्ट रेतस मज एक्चुअली कर स्क्रीन फॉर मेस्टाइट तथ मे सोद पैडलॉक ओन तुम करो CMT तो CMT दोदस मज ये दोदस त्रावान CMT रेजेंट सह तक पन क्लॉट यह छटिस मज अत रॉकेट साइंस कहें मगर असली एज ए रिसर्चर कि बहुत ड्यूटी बहुत पैथोलॉजी मगर बहुत कर मेस्टाइट्स पे मे नोन स्टूडेंट यह कर मे डायरिया न्यूनाइटेड डायरिया बिकॉज न्यूनाइटेड डायरिया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या समझ बे एंडोमेट्राइट्स पे डॉक्टर रमीज गायनोकोलॉजिस्ट अभी मैंने उस पर नहीं किया वो एज ए रिसर्चर वनकस कर कोशिश बह कर आइडेंटिफाई इटियोलॉजी ना बेसिक इटियोलॉजी तुम कर बह आइडेंटिफाई तुम कम तुम वो डॉक्टर साहब क्या कर आइडेंटिफाई तुम सब क्लिनिकल मेस्टाइट्स गो चोनवनी थराना पॉजिटिव तुम तुलान ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तुम लगान मगर सह इफेक्टिव एज ए रिजल्ट अम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा क्या ठीक यह गो अत मुतल वह गो मेट्राइट्स मुतल एंडोमेट्रिक इज अ ब्रॉड एरिया अत मज हार्मोनल इंड्यूस्ड यह इन्फेक्शस इंड्यूस्ड या रिपीट ब्रीडिंग कि ना ये कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन कर ट्रीटमेंट मगर यूजुअली आमुत रिसर्च ग्लोबस मज एंडोमेट्राइटिक बेसिक वजूह इटियोलॉजी सह इन्फेक्शन क्या इन्फेक्शन ये सात पॉर्चुरेशन गई यह सर्विक्स चल बैक्टीरिया ग अंदर तुम कर इन्फ्लेमेशन अत पे नेक्स्ट टाइम हेकान कंसीव कर सो इन दैट रिगार्ड तुम तथन तो रोजन मुतहर पे समझ तथन वो तुम ये सात पॉर्चुरेशन गई तुम सफाई ध्यान थवन
तुम वो कि अगर हसा बेडिंग या बाकी चीज सह गई साफ शफाफ आस या अगर तुम डॉक्टर साहब वनो है भाई अमिस बे पॉइंट वनो बह यूजुअली क्या कर पॉलिटिशन गई ना वो यूज टू इंजेक्ट दिस आयोडीन we used to inject iodine causes irritation of the endometrium which in turn causes infertility so you have to take it in consideration you have समझ अगर तुम इन्वेस्ट कोर्मुत यह दुकानदार दुकान त्रावान सह दपान मे त्रो 10 रुपये मे गए 15 रुपये एट लीस्ट मिल अगर न 20 रुपये मिले क्या चीज़ों हूँ थवान बे एज ए वो बह पैथोलॉजिस्ट तुम वैक्सीनेशन शेड्यूल स्टैंडर्डाइज कर तुम वो फॉर्मल मेस जूनस मज यह बेमार अक वरी आई बे वरी आई गो अम मतलब तुम अख रथ ब्रो तमिस कर वैक्सीन समझ देयर बिकॉज ऑफ मॉइस्चर वाटर अराउंड जितना मॉइस्चर होगा जितना साथ में ह्यूमिडिटी होगी उतने बैक्टीरिया ग्रो करेंगे एंड इट इज़ ऑल अबाउट देन मस्टाइड ये चीज़ें ध्यान में रखनी है साइलेज डॉक्टर अंसार साहब अमिक एक्सपर्ट तुम यहाँ हम बेसिक जो बेसिक कंपोनेंट है इसका सैंपल प्रोसेसिंग या प्राइमरी डायग्नोसिस का वो मैं यहाँ करता हूँ और जो अगर फिर में मुझे अब डेफिनेटली डायग्नोज करना है जैसे फॉर्म अगर मेरे पास पोस्टमार्टम है क्योंकि आप फॉर्मर्स होंगे तो मेरे पोस्टमार्टम में मैं सैंपल लिया मैं हिस्टोपैथोलॉजी करता हूँ या IHC या हिस्टोकेमिस्ट्री करता हूँ तो अगर आप और कोई सैंपल होगा फॉर्म नेजल स्वैब है या ये ऑरल स्वैब है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला डिपेंड करता है सैंपल टाइप ऑफ सैंपल कौन सा है तो वो मैं भेजता हूँ मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन करते हैं फॉर्मूला अगर आपने मिल्क जितना आपने मिल्क यूज किया उतना आपको रिएजेंट भी यूज करना है ओके तो ये हो गया CMT का बाकी अगर आपको फॉर एग्जांपल अब आपके पास मिल्क सैंपल है अब आपके सब क्लिनिकल मेस्टाइड्स कंफर्म हो गया अब आप जानना चाहते हो कि मैं इसमें कौन सा एंटीबायोटिक यूज करूं उसके लिए हम कल्चर करते हैं जो हमारे पास यहाँ यूज होता है अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे सस्पेक्टेड है E. coli इन्फेक्शन है या और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हमने ग्रोथ मीडिया यूज किया उस पर हमने ये किया स्ट्रीक किया तो अगर उसमें ग्रोथ आ गई इसमें पॉजिटिव है तो उसमें फिर एंटीबायोटिक डिस्क आते हैं पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स की वो उसके ऊपर रखते हैं अगर उस एंटीबायोटिक डिस्क ने अपना जोन एक इनहिबिशन का दिया इसका मतलब इफेक्टिव है ये हो गया मेस्टाइड्स का अगर आप फर्दर भी आप उसमें रिसर्च करना क्योंकि आप एक डेयरी एंटरप्रेन्योर है आपको उसमें नहीं वो हमारा काम है रिसर्च का तो वो क्या करते हैं वो फीड को एनालाइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल उसमें फीड अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं उनके पास उन्हें फीड बनाई है अब वो देखते हैं कि इसमें प्रोटीन कितना है बाकी इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं वो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इसमें करते हैं और उसके साथ साथ ये आपने देखो अगर मीडिया भी है यहाँ और मैं जो ये फॉर एग्जाम्पल ये है सैंपल है मैंने परसों एक पोस्टमार्टम किया ये उसका था लंग सैंपल इट वाज सस्पेक्टेड फॉर निमोनिया तो निमोनिया अब मैं क्या दूंगा निमोनिया में मैं हिस्टोपैथोलॉजी करूंगा अगर उसमें इसमें एल्वियोल होते हैं ये तो आपकी लेवल करनी है ये मैं डायग्नोसिस ये यहाँ होता है वो हैव व्हाट बेसिक फैसिलिटीज टू डायग्नोज द डिजीज हियर तो ये हमने सेटअप यहाँ किया है मुझे लगता है कि एक फॉर्म के लिए इट्स सफिशिएंट है ना इट्स गुड एनफ तो अभी जो पहले हम बोलते थे पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बेसिस अगर एक टीट भी आएगा हम बोलते थे पॉजिटिव और नेगेटिव है मगर अब क्या है अब बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीट कितने टीट इफेक्टेड है आपको समझ में आ रही मगर यू हैव टू टेक 1:1 ये सिंपल है कोई भी कर सकता है कंपोस्ट है शेड से निकलेगा या एग्रीकल्चर फील्ड से निकलेगा जो डिग्रेडेबल होगा उसमें प्लास्टिक और पॉलीथीन के छोड़ के जो भी बायोडिग्रेडेबल है उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी ख्याल में रखनी है कि ये कंपोस्ट हमें ओपन कंडीशंस में नहीं बनाना है उसमें पूरा हमें कवर करना है अगर हम लो कॉस्ट पे बनाएंगे लो कॉस्ट में स्टार्टअप जो नए स्टार्ट करेंगे वो पहले हमें देखना कि हमारा रॉ मटेरियल कितना है अगर हम देखेंगे जो आप
हम में से जो आप में से कोई डेयरी है, तो ऑन एन एवरेज हमारा जो चाहे HF हो जर्सी हो, ये है ऑन एन एवरेज 10 to 12 kg हमारा डंग निकलता है दिन में। प्लस जो हमारा वेस्ट है, अगर डेयरी में जो उनका ये बेडिंग मटेरियल होगा, जो वेस्ट होगा, तो 15 kg ऑन एन एवरेज हमारा पर एनिमल का पर डे निकलता है। तो अगर हमारा 10 एनिमल यूनिट है तो हमारा 1.5 क्विंटल पर डे निकल गया। 1.5 क्विंटल हम कंपोस्ट बना सकते हैं, 70% हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। दैट मीन्स 1.5 क्विंटल से हम 100 to 120 kg हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। हमारा जो काऊ डंग है या जो हमारा वेस्ट पूरा कंपोस्ट है वो 1 to 2 रुपीज़ पर kg, और ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं 50 रुपीज़ पर kg। और जो हमने कैलकुलेट किया है इसका 1:4 रेशियो है। अगर हम 1 रुपये इन्वेस्ट करेंगे हमें 4 रुपये मिलते हैं। जो डंग हमारा 2 रुपये में बनता है प्लस प्रोसेसिंग प्लस ये 4 रुपये में तैयार होके हमारा वर्मी कंपोस्ट 15 रुपये में बिकता है। तो हमारा ये जो यूनिट है, हमें देखना हमारा रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास एक गाय है तो हमें मिनिमम 2 पिट बनाने हैं। पिट का डायमेंशन ज़रूरी है, इसमें विड्थ और डेप्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेंथ तो डिपेंड करता है आपके पास कितना रॉ मटेरियल है, क्योंकि विड्थ में हमारी जो ये वर्किंग इसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा विड्थ ज़्यादा होगा कि हमें उसमें टर्निंग करनी है, हमें उसमें मटेरियल डालना है, तो हमारा जो 4 फुट है उस साइड और इस साइड आदमी का हाथ पूरा जाता है। अगर इससे ज़्यादा विड्थ होगी तो हमें उसमें घुसना है, तो मिनिमम उसमें विड्थ का ख्याल रखना है। और डेप्थ जितना हम डीप जाएंगे नीचे तक हम टर्न नहीं कर सकते हैं। अगर आपने देखा वर्म जहाँ ज़्यादा वेट होगा वहाँ आपको वर्म नजर आएंगे, तो पानी जमा नहीं होता है थोड़ा जहाँ, और शेड डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी ये जल्दी वेट हो जाएगा। इसमें हमें लेबर लगेगा पानी डालने में, तो हमें वो शेडी जगह देखनी है कि हम कैसे कम लेबर पे काम करेंगे। अगर इसमें 50% मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि वर्म्स को जब तक ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मिलेगी, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब तक एरिएशन पूरा नहीं मिलेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जहाँ ड्राई होगा वर्म्स वहाँ से भाग के वेट पे जाएंगे या मर जाएंगे। जहाँ आपने ड्राई ये देखा गोबर वहाँ वर्म्स आपको नज़र नहीं आएंगे। इसलिए मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए हमें उस पर ये आपने गिनी बैग्स देखे हैं, हमने स्प्रिंकलर किया, ऊपर गिनी बैग्स रखे हैं। ये गिनी बैग्स हमने मॉइस्चर कंजर्व इसलिए रखा है। तो इस पिट में हम 7 क्विंटल इसमें वेस्ट हो जाता है।